हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर आप हिमाचल प्रदेश टेट 2021 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 30 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन टेट में आए हुए हैं। तो साथियों, आपको पता है कि टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं, टॉप के 30 क्वेश्चंस, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री 30 नंबर की आती है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट हमने, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आज हम 21 क्वेश्चन से आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फॉर HP टेट TGT नाम करके है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं केमिस्ट्री को, और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं। साथियों, क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, इस ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो नेक्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना है कि जो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 में से कौन से पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया, रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो गाइज ये आपको याद रखना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो डिस्कवरी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन की पूछेगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी गाइज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। जे थॉमसन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत ही पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया था। खास तौर पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर काम किया था। तो इसका क्रेडिट जो है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका फेमस मॉडल भी है गाइज, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एटम के ऊपर इन्होंने डिस्कस किया था। तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन, यहाँ पे देख रहे हैं गाइज, न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। तो गाइज एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की माफ़ कीजिएगा, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्स इज मेड ऑफ। जो क्वार्ट्स है गाइज, ये कॉमनली यूज्ड मिनरल है जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। सबसे पहले मैं इसका यूज़ बता दूं, क्वार्ट्स का यूज़ कहाँ होता है डेली लाइफ में। तो जैसे वॉचेज़ है, जो दीवार घड़ी होती है, वॉल वॉचेज़, उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलार्म की क्लॉक्स होती है, उसमें किया जाता है। टीवी में किया जाता है, रेडियो में किया जाता है। यहाँ तक गाइज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो GPS होता है, आप जानते हैं कि इंटरनेट में GPS कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें भी क्वार्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो क्वार्ट्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ओके, तो आपको बताना है कि क्वार्ट्स जो है बना किसका होता है। ये क्वेश्चन गाइस जो मैं बताऊंगा ना, हर क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप 30 के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं टेट के एग्जामिनेशन में। यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्रस्ट कर लो। अगर गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई ऐसे साथी जिनने पहले भी टेट दिया हुआ है, तो वो हमें कमेंट करे कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। ओके, ताकि जो नए हमारे साथी भाई जुड़े हैं, अगर उनको लगता है कि ये क्वेश्चन टेट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, ताकि वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करें कि हाँ, ये इसी तरह का कंटेंट आता है टेट के एग्जाम में। तो गाइज प्लीज़ आप कमेंट करें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि इसी तरह क्वेश्चन आते हैं या नहीं, यस और नो। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ गाइज कि इसी तरह के आते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। ओके, यही क्वेश्चन आते हैं गाइज, ट्रस्ट कर लो अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम सिलिकेट। जो सोडियम सिलिकेट है गाइज, उससे जो है क्वार्ट्स बनाया जाता है। सबसे मैं आपको बता दूं, जो क्वार्ट्स बनाने का तरीका है वो मेनली ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकेट जो है सिलिकॉन का ही एक रूप है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन को इसके बीच में बॉन्ड बनाकर क्वार्ट्स का निर्माण किया जाता है। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो मैंने अभी बताया, ये दोनों के दोनों मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बता देता हूँ गाइज। आपके 30 क्वेश्चन में ना आज कम से कम 50 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन से जो है क्वार्ट्स का निर्माण होता है। अगर उस पूरे कंपाउंड का नाम बताएं तो इसे सोडियम सिलिकेट कहते हैं। तो गाइज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में,
ठीक है। अर्थ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, जबकि दूसरे नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जो है गाइस चट्टान और मिट्टी है, उसमें मोस्टली कॉमन एलिमेंट सिलिकॉन होता है, तो इसलिए जो है ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन को मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है अर्थ में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न है विच इज़ अबंडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस गाइस जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस को बायोगैस कहा जाता है, उसमें मेनली कौन सी गैस पाई जाती है? तो गाइस उसमें दो गैसें मुख्य रूप से पाई जाती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि यहाँ पे मेनली पूछा है या अबंडेंट पूछा है, अबंडेंट होता है ज़्यादा मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में मीथेन पाई जाती है, यानी कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है और उसके कुछ 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी पाया जाता है। तो गाइस जो बायोगैस है, बायोगैस का सोर्सेज का क्या है मेनली, तो जो है एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है, कृषि का एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, है ना, फूड वेस्ट हुआ, एनिमल डंक जो होता है, एनिमल डंक मतलब गाय जो गाय का गोबर होता है, एनिमल डंक, और जो है इसके साथ ही सीवेज का जो टॉयलेट्स का सीवेज होता है, वेस्टेज होता है, उससे जो है गोबर गैस बनाई जाती है जिसको बायोगैस कहते हैं। और उससे मेनली कौन सी गैस कंटेन करता है? वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कहाँ पे ओजोन की जो लेयर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा छेद देखेंगे। तो जिसका राइट आंसर है वो है अंटार्कटिका। गाइस अंटार्कटिका में पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था ओजोन लेयर जो है वहाँ पे होल पाए गए हैं अंटार्कटिका पे। मैंने बताया था कि ओजोन लेयर हमारी जो सन की यूवी रेज होती है उससे हमारी रक्षा करती है, उससे हमें प्रिवेंट करती है। तो जैसे ये लेयर है तो सन से यूवी रेज आएगी तो सन की बाकी रेडिएशन तो अंदर आ जाती है, जो लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ओजोन लेयर अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि अंटार्कटिका में कि इस तरह के होल पड़ गए, होल पड़ने से क्या है कि रेज जो है अंदर चले गई, और उन रेज से अगर वो ह्यूमन बॉडी में पड़े गए तो उससे स्किन कैंसर हो जाएगा, मतलब जो हमारी स्किन है वो चमड़ी है वो जल जाएगी। इसलिए ओजोन इंपॉर्टेंट चीज़ है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसको खतरा हो चुका है। तो आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट प्रश्न है द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप सेज। गाइस जो डिटर्जेंट है उसका सोप से ज़्यादा एडवांटेज होता है, लाभ होता है, क्या होता है? तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, जो सोप होता है दो तरह के वाटर होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर एक होता है हार्ड वाटर। गाइस जो साबुन है, साबुन तो जो है लेदर जो होता है, जो झाग होता है ना, वो सॉफ्ट वाटर में भी दे लेता है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के अंदर लेदर नहीं दे पाता है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मैं आपको बता रहा था कि जो सोप होते हैं गाइस, सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में लेदर देते हैं, जबकि हार्ड वाटर पे वो लेदर नहीं दे पाते हैं, झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। जबकि जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट क्या है, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर दोनों में ही जो है झाग दे देता है, लेदर दे देता है। उससे क्या होता है कपड़े जो है वो अच्छे से धुल जाते हैं, और जहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है वो अच्छे से अपनी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है कि डिटर्जेंट्स गिव लेदर इवन विद हार्ड वाटर। इवन विद हार्ड वाटर का यह मतलब कि हार्ड वाटर में भी लेदर देगा, जबकि सॉफ्ट वाटर में भी देगा। जबकि सोप जो होगा, जो साबुन होता है, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में देता है, इसलिए जो नहाने में वाले जो साबुन है वो सॉफ्ट वाटर में झाग देते हैं, इसलिए आमतौर पे नहाने वाले साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये इसका फायदा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मैटर। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कोल का कौन सा टाइप है जिसमें सबसे कम प्रोपोर्शन पाया जाता है वोलेटाइल मेटल का। तो गाइस तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट कोल जो होता है वो एंथ्रासाइड होता है। और जो कॉमनली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा कोल होता है, मतलब दैनिक कार्य में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा कोल यूज़ में लाया जाता है, तो गाइस वो होता है बिटुमिनस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ। एंथ्रासाइड होता है गाइस सबसे अच्छा टाइप का कोल। ओके, एंथ्रासाइड का होता है गुड टाइप ऑफ कोल, जो अच्छी क्वालिटी वाला कोल होता है। जबकि बिटुमिनस जो अच्छी सबसे अच्छा नहीं होता है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइड होता है, लेकिन फिर भी दैनिक कार्य में कॉमनली यूज हम बिटुमिनस को करते हैं। 4 तरह के कोल की फॉर्म होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। ओके, सबसे जो पुअरेस्ट होता है, सबसे अनप्योर फॉर्म होती है कार्बन की कोल की, वो होती है पीट। पीट में जो है वोलेटाइल मैटर सबसे अधिक होता है, वोलेटाइल मैटर। इस कारण से पीट जो है कोल का सबसे पुअर फॉर्म माना जाता है। जबकि एंथ्रासाइड में जो वोलेटाइल मेटल की प्रोपोर्शन होती है वो लोएस्ट होती है, तो इस कारण से एंथ्रासाइड को सबसे अच्छा टाइप ऑफ कोल माना जाता है। तो सिंपल है, जिसमें वोलेटाइल मेटल सबसे ज़्यादा वो सबसे अनप्योर कोल, मतलब सबसे कम कोल उसको माना जाएगा। जिसमें वोलेटाइल मैटर की प्रोपोर्शन सबसे कम होगी वो सबसे अच्छा कोल माना जाएगा। जैसे एंथ्रासाइड को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें लोएस्ट वोलेटाइल मैटर होता है। आई होप आप समझ रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PBC इज obtained बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ। जो PBC होता है, PBC की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको बताना है जो PBC है वो पॉलीमराइजेशन किसका है,
तो गाइज पॉलीमराइजेशन होता है छोटे छोटे इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको मिलाकर बहुत सारे पॉली होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एलिमेंट्स को रीअरेंज करके इकट्ठा करके जो है एक बड़ा कंपाउंड बनाया जाता है। तो पीबीसी होता है विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जो नाम से भी लग रहा है, अगर आपको नहीं पता तो इसकी फुल फॉर्म अगर आती होगी आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो विनाइल क्लोराइड होता है उसी का पॉलीमराइजेशन होता है पीबीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट डीप ब्लू कलर ग्लास। तो डीप ब्लू कलर ग्लास कौन सा होता है, तो उसका राइट आंसर है निकल ऑक्साइड। जो निकल ऑक्साइड है गाइस, ये जो है कौन सा कलर देता है, डीप ब्लू कलर ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। गाइस ये दो क्वेश्चन ना मतलब बहुत बार रिपीटेड है यार, यहाँ पे बताना पड़ रहा हूँ मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आयरन वाला, एक जो मैंने पहले बताया कोल का, कि कोल का सबसे प्योर फॉर्म कौन है, एंथ्रासाइड, और सबसे अनप्योर फॉर्म कौन सा है, पीट है, और कॉमनली यूज़ कौन सा किया जाता है, बिटुमिनस किया जाता है। उस तरह से जो आयरन का ये क्वेश्चन भी बहुत बार, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया है। सबसे पहले इसका राइट आंसर आप जानते होंगे, रॉट आयरन। रॉट आयरन को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, जबकि सबसे अनप्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो है पिग आयरन को कहा जाता है। ओके, तो सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है आयरन को, किसको जाता है, रॉट आयरन को कहा जाता है। गाइस क्वेश्चन एक बार फिर से बताना चाहता हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत जो फर्स्ट टाइम टेट देने जा रहे हैं ना साथियों, तो मैं यार यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब आप टेट देंगे अपना जुलाई 2021 में टेट है, कुछ ही दिन बचे हैं गाइस, प्रेपरेशन अपनी शुरू कर लो, वरना आप पछताएंगे। कुछ एक साथी मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो हो ही नहीं रहा है, टेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो साथियों यार, आप एग्ज़ाम का वेट नहीं करते, मत किया करो। आपको क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रेपरेशन करनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी ना यार। आप जो है लास्ट के 1-2 दिन में कुछ नहीं कर सकते गाइज। वैसे तो सभी कहते हैं कि टेट इजी होता है, मैं भी मानता हूँ टेट इजी होता है, लेकिन उतना भी इजी नहीं होता कि आप जो है 1 हफ्ते में पढ़ के पास कर लें। तो आपको थ्रू आउट प्रेपरेशन करनी होगी। तो साथ ही ये मैं बता रहा था, इसका जो राइट आंसर है वो रॉट आयरन है। इस तरह क्वेश्चन यार मतलब ट्रस्ट करो गाइज, जब आप टेट का एग्जाम दे के आएंगे ना, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो अब आप हमें मैसेज करना कि आपने जो बताया था वो नहीं आया था, आपको हम इतना दे सकते हैं, हमें ओपन कमेंट कर सकते हो आप। वैसे ट्रस्ट करो यार, यही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे जो कुछ एक भाई ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, वो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है मेरी, छोटे भाई की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें कि हाँ यही क्वेश्चन आते हैं टेट के एग्जाम में, ताकि जो हमारे और मेंबर जुड़े हैं, नए मेंबर्स जुड़े हैं, जिनको बिलीव नहीं है कि यही क्वेश्चन आते हैं टेट में, उनको बिलीव हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स। गाइज मरकरी एक ऐसी मेटल है जो दूसरी किसी भी मेटल के साथ अमलगम फॉर्म करती है। तो अमलगम वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है टेट के एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सारे इंपॉर्टेंट है यार, 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में की थी वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अमलगम जब भी आपको आए, आपको सीधा ही क्या लगाना है, मरकरी, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो दूसरी मेटल के साथ अमलगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। गाइस जो स्मोक बॉम्ब्स होते हैं उसमें कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को उसमें उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, मेकिंग स्मोक बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। गाइज ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब 99% स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं, जो तुक्के वाले होते हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज जर्मन सिल्वर एक ऐसा एलॉय होता है जिसमें जिंक, कॉपर और निकल पाया जाता है। इसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। सिल्वर जो है एजी आप जानते हैं कि सिंबल होता है सिल्वर का, ये इसमें पाया ही नहीं जाता। इसको कॉमन नाम है इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन जो ये एलॉय है किसका है, जिंक, कॉपर और निकल का। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑप्शन इसमें से जिसमें सिल्वर दिया था, इसमें भी, सेकंड ऑप्शन में भी और फोर्थ में भी, ताकि स्टूडेंट इन्हीं में से टिक मार दें, क्योंकि सोचेगा जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर इसमें होगा ही होगा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं गाइज। ओके, तो इसका जो जर्मन सिल्वर, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। जब भी ये क्वेश्चन आया आपने वो वाला ऑप्शन देखना, अगर आपको ये 3 याद ना भी हो, जिंक, कॉपर और निकल, तो जिस ऑप्शन में सिल्वर नहीं होगा उसको टिक कर लें। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए शायद आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेटल इज एक्सपोज्ड टू द एटमोसफेयर फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए एक धातु को एटमॉस्फेयर में या जो वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है। इट बिकम्स कोटेड विद ग्रीन कार्बोनेट, द मेटल मस्ट बी। तो वो जो धातु है वो कौन सी होगी, अगर जब उसको खुला छोड़ने पर उस पर ग्रीन कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, तो वो कौन सी धातु होगी। तो इसका जो राइट आंसर है कॉपर है। कॉपर के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर उसको थोड़े टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रखें तो वो जो है ग्रीन कलर की अपनी चीज़, जो उसका कलर होगा वो ग्रीन कलर की तरह दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास। जब भी आपको आए सुपर कोल्ड लिक्विड, बहुत बार टेट में आता है, तो इसका ग्लास आपको सीधा टिक करना है। अब चीज़ क्या है गाइस, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कूल्ड लिक्विड। गाइस आप जानते हैं कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो समझते हैं कि ग्लास जो है, शीशा जो है या कांच जो है,
ग्लास गाइस कांच होता है। जो ग्लास होता है वो क्या है, एक तरह का सॉलिड होता है। हम सभी जानते हैं कि ग्लास जो होता है वो एक सॉलिड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये एक तरह का लिक्विड होता है। लेकिन ये लिक्विड इतना ऐसे तैयार किया जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका टेम्परेचर इतना डाउन किया जाता है, इतना कूल किया जाता है उसको कि ये इसको जो है सॉलिड की तरह इसको शेप दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो लिक्विड होता है गाइस, याद रखना है। और इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। सुपर कूल्ड लिक्विड कौन सा होता है, तो ग्लास होता है। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सीरीज को। अगर आप सच में एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जो मैंने आपको बोला है, मेरे सीनियर भाई है, वो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही अगर आपको चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की रेगुलर वीडियोज़ बनाते रहें तो वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। बढ़ते नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार टेट में ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स। आप जानते हैं कि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर, इसीलिए गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट के उष्मा या जो विद्युत है इजीली उसके अंदर फ्लो करती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, हीट पास नहीं करते, जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी सेमी कंडक्टर भी होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं ऐसे मटीरियल्स जो जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉलो करती है। ये क्वेश्चन भी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन। सबसे पहली धातु मानव के द्वारा कौन सी इस्तेमाल की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसका राइट आंसर है कॉपर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉपर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किया गया, आविष्कार नहीं पूछा है, इस्तेमाल किया गया, तो कॉपर का। ओके, तो कॉपर जो है पहली धातु थी जो इंसान के द्वारा इस्तेमाल की गई। तो गाइज़ कुछ एक साथी हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर आप जो बाकी सीरीज़ को शुरू नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। तो गाइज़ मैंने आपको पिछली हर वीडियो में बताता हूँ, आपके वो डिपेंड है। अगर वीडियो को आप 1K व्यूज़ तक पहुंचाते हैं, वीडियो में 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, तब हम उसी वीडियो की जिसकी भी वो वीडियो होती है, अगर जैसे केमिस्ट्री की वीडियो, अगर इसमें 1000 व्यूज़ आ जाएं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, है ना। उसी तरह से अगर पॉलिटिकल साइंस की डालिए, सोशल स्टडी की डालिए, उस वाली वीडियो में अगर 1000 व्यूज़ आते हैं तो उसको हम फॉलो करते हैं आगे, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है, और मोनेटाइज के बाद एक कंडीशन होती है यूट्यूब की तरफ से कि आपकी वीडियो को मिनिमम 1000 व्यूज़ मिलने ही चाहिए। तो साथियों, अगर आप हमें प्यार ही नहीं करते, आप सपोर्ट ही नहीं देंगे किसी, जैसे आपको मान लीजिए केमिस्ट्री सीरीज अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे नहीं, ना ही आप लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना शेयर करेंगे, तो हमारे भी उससे मोटिवेशन डिक्रीज होगा। हम सोच देंगे नहीं यार कंटेंट अच्छा नहीं था, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन कुछ एक साथी जाते कि नहीं, वीडियो को आप चालू रखो, सीरीज़ को चालू रखो, आगे हमें टेट के लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस आपके ऊपर डिपेंड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो हम आपके लिए लगातार इसी ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करते रहेंगे। ओके, उसमें क्या अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है, शेयर करना है। अब कुछ एक साथी क्या शेयर कर लेते हैं, बस 2-4 को भेज देते हैं। गाइस शेयर करना है उन्हीं के साथ आपने जो टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो ये यार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, क्योंकि ऐसा ना करें। आपकी जो HP टेट या TGT कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो उसी के लिए ग्रुप बनाए, या फिर कोई और हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो उसी के लिए ग्रुप बनाए ना, तो आपको यही करना है। ओके, और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो फेसबुक होता है या व्हाट्सएप होता है, उसके जो ग्रुप्स है फेसबुक और व्हाट्सएप में जो ग्रुप है गाइस, स्टडी ग्रुप होते हैं, जैसे टेट TGT इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप होते हैं। उनमें आप जो वीडियो का लिंक शेयर कर ले, आपको क्या करना है, जैसी वीडियो आप देख रहे हैं ना, यहाँ के नीचे शेयर लिखा होगा, शेयर वाला बटन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फिर कॉपी लिंक कर लेंगे और उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेना। सिंपल तो चीज़ है गाइस, यार हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, PDF क्रिएट करते हैं, खुद एनालाइज करना पड़ता है, पहले खुद स्टडी करना पड़ता है अच्छे से, उसके बाद आपको बताना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन किस लाया है, वो हमें देखना पड़ता है ना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, तो आपको सिर्फ 3 ही काम करने पड़ते हैं गए, और आप इतना नहीं कर सकते यार। हम अपने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आशीर्वाद लेकर, अपनी ब्लेसिंग के तौर पे हमें कह दें, आप एक लाइक करें, एक कमेंट करें, और तीसरा काम आपको वीडियो को शेयर करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, तो बीच में थोड़ी प्रमोशन ज़रूरी है। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन का मुख्य रूप से मेन जो सोर्स है वो कौन सा है। सबसे पहले गाइस हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन होता है जैसे मीथेन होगी CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी को जो है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के कारण होते हैं। मतलब इस हाइड्रोकार्बन में मेन जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल से मैक्सिमम नंबर परसेंटेज प्रोपोर्शन जो होता है, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को होता है, जो कच्चा तेल होता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है,
वहाँ से भी प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही कोल जो होता है, पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस, वहाँ से हाइड्रोकार्बन का सोर्स है। लेकिन मेन जो अगर पूछे तो वो क्रूड ऑयल होगा। तो इसको, क्योंकि ये बाकी ऑप्शन जो मैंने बताया गया, जैसे यहाँ पे कोल देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोल आया हुआ है, बायोमास आया है जिसको हम गोबर गैस की जो बनती है, कोल आया है। तो आपको जो है टिक करना है क्रूड ऑयल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही सबसे ज़्यादा सोर्स जो है हाइड्रोकार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कोलाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग। तो कौन सी चीज़ हमें रबड़ में मिक्स करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए, जिससे वो बल्कलाइजेशन हो जाए। बल्कलाइजेशन होता है गाइस सॉलिड होना या स्ट्रॉन्ग होना। आपने देखा होगा जो रबर होता है, रबर जो है आमतौर पे बिल्कुल लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको, या स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पे प्रॉपर वर्ड होगा हार्ड करने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसको, उसमें क्या चीज़ मिलाई जाती है वो हार्ड हो जाए। तो जो मिलाई जाती है वो सल्फर मिलाया जाता है। इसका उदाहरण अगर आप भूलें तो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने, जैसे कोई भी व्हीकल होगा, बस देखी होगी, ट्रक देखी होगी, कार देखी होगी, उसके जो टायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेनली वो रबर से ही बने होते हैं ना। तो देखो फिर भी उसके बाद वो कितने हार्ड होते हैं ना, इतना लोड लेकर जाता है। जैसे कोई ट्रक है मान लो, उसमें कई टन चला जाता है, फिर भी उसके जो टायर है वो कोलैप्स नहीं होते हैं, फिर भी चलते रहते हैं, है ना गाइज, होता कि नहीं। तो जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना हार्ड होता है, उसको बल्कोलाइजेशन कहते हैं। किस चीज़ से होता है, वो क्या होता है, जब उनका टायर बनाया जाता है, जब टायर की प्रॉपर शेप बनाई जाती है, सबसे पहले तो टायर को अच्छा स्ट्रक्चर दिया जाता है क्योंकि लचीला होता है। उसके बाद उसमें क्या है, सल्फर मिलाया जाता है। जब उसको सल्फर मिलाया जाता है, फिर जो जिस शेप का था उसी शेप का हो जाएगा। मतलब सीमेंट नहीं होता जैसे सीमेंट का हो जाता है। उसके बाद सेटिंग ऑफ सीमेंट जिसको कहते हैं, जब ये टॉपिक आएगा तो हम उसको बता देंगे। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट की तरह ये भी काम करता है, जैसे सल्फर मिलाया जाता है तो उसका बल्कलाइज हो जाएगा, मतलब वो हार्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। तो ओल्ड ऑयल वाली जो पेंटिंग्स है उसको रिस्टोर करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये इस तरह का कंपाउंड है जो कि ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स। जब गाइस हम मिल्क को 62 डिग्री सेल्सियस से अबव या 62 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते, हीट करते, उसको पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको बताना, जो खट्टा टेस्ट होता है कोका कोला का, वो किसके प्रेजेंस से होता है, मतलब किस चीज़ के होने से। बेसिकली वो एक एसिड होता है, तो कौन सी एसिड की वजह से कोका कोला में सुअर टेस्ट आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है गाइज, उसकी प्रेजेंस से जो है सुअर टेस्ट आता है कोका कोला में। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस जो इसमें फिलअप की जाती है, तो ये भी आता है कि कोका कोला के अंदर कौन सी गैस इंसर्ट की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी वजह से सुअर टेस्ट आता है, तो फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट। आपने गाइस देखा होगा जो टूथपेस्ट है उसमें थोड़ी अलग ही तरह की, इस तरह का लगता है जब आप यूज़ करते हैं, या जो माउथ वॉशेज होते हैं अलग तरह का, हालांकि उसमें जो है खुशबू के लिए तो उसमें और केमिकल यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली क्लिनजिंग के लिए, क्लीन करने के लिए, क्लीन पर्पज़ के लिए, कि उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है ना, तो उसको उस तरह की केमिकल, मतलब हर कोई केमिकल उसमें यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम है आपके वाइट दांत तो जो अलग भी हो सकते हैं, मतलब आपकी चमक नहीं रहेगी दांतों में। तो उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी को बरकरार बनाने की, दांत को साफ करने के लिए, और जिससे ना नुकसान हो दांत में, तो कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। उसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या है, क्या इसकी टूथपेस्ट या कोई भी माउथ वॉश होता है उसमें एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, ताकि आपके दांत की जो चमक है वो वैसी रहे। क्योंकि सोडियम क्लोराइड को ही, क्योंकि ये क्लींजिंग एक्शन की तरह काम करता है, मतलब साफ करने के काम करता है। और इससे आपके दांत में, क्योंकि दांत में क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम होता है, तो अगर किसी और केमिकल को यूज़ करें वो कैल्शियम के साथ क्या रिएक्शन कर लेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप गाइस कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप एंजॉय करें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जैसा मैंने आपको बताया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और कमेंट में मेरा हौसला अफजाई जरूर करें, और नए जो फर्स्ट बार टेस्ट देने वाले उनकी भी आप हेल्प जरूर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस स्ट्रेटर्जी इज एसोसिएटेड विद लीकेज ऑफ। गाइस भोपाल गैस स्ट्रेटर्जी एक ऐसी देश में एक ऐसा घटना हुई थी, ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज हो गई थी। गाइस भोपाल में आई थिंक 1983, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 83-84 के आसपास क्या हुआ, जो भारत का मध्य प्रदेश के भोपाल में ये ट्रेजेडी हुई थी। इस ट्रेजेडी में क्या होता है गाइस कि मिथाइल आइसोसाइनेट, जहाँ पे एक मतलब
मिथाइल आइसोसाइनेट का सेंटर था, वहाँ पे जो ये गैस किसी कर्मचारी के द्वारा धोखे में, मतलब ऐसे ही इसका सिलेंडर ऑन रह गया था। तो रात को जैसे लोग सो रहे थे तो बड़ा ही दुखदायक ये घटना हुई थी। तो सोते सोते क्या है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट पूरे जो उसके सराउंडिंग में पूरे शहर में जो है फैल गई थी, और इसकी लीकेज से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। और जब 1983 की सुबह जब लोग उठे, इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है, ये रिकॉल नहीं हो रही है क्योंकि गलत बता के आपको कोई फायदा नहीं है। आई थिंक 1983 ये इसका राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही भी आता है, आर्ट्स वाले ध्यान रखें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई कब थी, तो 1983 हुई थी आई थिंक। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, क्योंकि हम अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री पर फोकस रखिएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी उसमें कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो ये गैस थी ये इसमें उसमें लीकेज हुई थी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको हल्के में मत लीजिएगा, आता ही आता है हर क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रेजर्वेटिव। गाइस फूड प्रेजर्वेटिव होता है जो खाने को अच्छा बनाकर रखता है। तो सोडियम बेंजोएट ऐसा कंपाउंड होता है जिसको जो एज ए यूज किया जाता है फूड प्रेजर्वेटिव। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलम स्टॉप ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ, जो माइनर कट्स लगते हैं, जो मतलब धक्के जम जाते हैं अलम, तो क्या चीज़ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोगुलेशन। गाइस उसे कोगुलेशन कहा जाता है जब खून के धक्के जम जाते हैं, जब हमें हल्का सा या माइनर सा कट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी कहा जाता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ, मतलब किस चीज़ से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसका राइट आंसर है जिप्सम से। जिप्सम सॉल्ट जो होता है उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और क्वेश्चन यहीं तक इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। इसको केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये यहाँ पे ध्यान रखना है गाइस, क्योंकि जो एग्जाम में ऑप्शन होंगे उसमें सभी में होगा ये CaSO4 डॉट H2O। बस यहाँ पे किसी में 1/2 होगा, कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 10 होगा, कहीं पे 2 होगा, तो ये होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों का सेम होता है गाइस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, जबकि जिप्सम का यहाँ पे हाफ की जगह 2 होता है, 2H2O। बाकी सेम ये दोनों का, जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2 होता है, यहाँ पे सेम होगा CaSO4, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बलून इन। गैस जो वेदर बलून के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बलून्स होते हैं वेदर पर्पज के लिए, तो उन गुब्बारों में क्या भरा जाता है? उसमें हीलियम भरा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम ही क्यों? क्योंकि गैस हीलियम जो है लाइटेस्ट गैस है, हल्की गैस होती है हीलियम, इस कारण से, ताकि वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सके, इसलिए वेदर बलून्स में हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट गेट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज। तो आपको बताना कि जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो पाया जाता है। तो जो सर्दी के दिन आपने देखो, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, जो घर का नमक होता है टेबल सॉल्ट का, तो जो आपके घर में खाने वाला नमक होता है उसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। जैसे मैंने उसमें बताया क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो जो आपने देखा कि रेनी सीजन होता है, बरसात होती है, जब वर्षा ऋतु होती है, उस टाइम वो मॉइस्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि पिघल गया, इसमें पानी चले गया। तो पिघलता नहीं है, वो क्या होता है कि जैसे बरसात के टाइम में हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती है, जिसको हम धुंध कहते हैं, है ना। तो उस ड्रॉपलेट से क्या होता है कि जो है वो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसके अंदर कुछ हाइको स्पोकिक इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो उसको अट्रैक्ट कर लेती है, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट को, ड्रॉपलेट्स को, उसको अट्रैक्ट कर लेती है हाइपोस्कोपिक इम्प्यूरिटीज, जो कि होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज होती है बिल्कुल छोटी होती है, हाइपोस्कोपिक इम्प्यूरिटीज इन्हें कहते हैं, इनकी वजह से ये चीज़ होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि क्यों जो है नमक बरसात के दिनों में मॉइस्चर वाला हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड कंटेन्स, सोडियम क्लोराइड मतलब टेबल सॉल्ट, NaCl होता है ना, NaCl को ही टेबल सॉल्ट कहते हैं, खाने वाला नमक। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, हाइपोस्कोपिक इम्प्यूरिटीज होती है, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज होने के कारण बरसात के दिनों में वो मॉइस्चर वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई सोप इंडस्ट्रीज। गाइस जो सोप इंडस्ट्री है उसमें बाई प्रोडक्ट क्या उत्पन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड किया जाता है सोप इंडस्ट्री के अंदर। याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोप इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट के तौर पे कौन सा चीज़ ऑब्टेंड की जाती है, तो ग्लिसरॉल किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 50वां, आज का अंतिम क्वेश्चन, कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ विच अमंग
ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन डेटिंग मेथड इज यूज्ड। गाइज सबसे पहली चीज़, कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करता है। रेडियो एक्टिविटी ये चीज़ क्या है, क्योंकि आज की सीरीज में बस यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो सीरीज आगे रखेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, और भी ज़्यादा फिनोमिनाज आएंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कार्बन डेटिंग होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं फॉसिल्स और रॉक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1 और 2 अबव की फॉसिल्स और रॉक जो जीवाश्म होते हैं और चट्टानें होती हैं उनकी एज कितनी है। जैसे आपने देखा किसी पहाड़ की एज बता देते हैं जो जियोग्राफी वाले क्षेत्र में काम करने वाले जियोलॉजिस्ट होते हैं। तो क्या करते हैं गाइज, किस बेस्ड पे वो जो है किसी बड़े पहाड़ की, जैसे हिमालय बोलते हैं, हिमालय जो 5 करोड़ रुपये ऐसा था, इतनी इसकी एज हो गई है, तो कैसे बताते हैं कार्बन डेटिंग की वजह से जो उसे फॉसिल्स और रॉक्स की एज पता चलती है। तो ये जो मेथड होता है गाइज इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। और किसके ऊपर काम करता है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, अगर आप कोई चीज़ आती है कि हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताएं। अगर आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताते तो मैं समझूंगा कि आपका जो है आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आपका नाम होगा उसको मैं वीडियो में अनाउंस करूंगा, आपका कमेंट भी दिखाऊंगा कि इन्होंने जो है अपना राइट आंसर दिया था। आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई है। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम वीडियो में ले लेंगे। ओके गाइज, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।